नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। मेरे पति ने दरवाजे को लात मारी और मुझे बालों से पकड़कर बाहर की तरफ घसीटते हुए लेकर जाने की कोशिश कर रहा था। मेरी चीखें पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि ऐसा लग रहा था जैसे मेरे बाल जड़ों समेत उखड़ जाएंगे। मैं बार बार उसका हाथ हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी ताकत उसके सामने कुछ भी नहीं थी। मुझे बचाने वाला कोई नहीं था, जबकि उस घर में मेरी सास थी, जेठानी थी, दो नंदे थी, ससुर थे, देवर था, जेठ भी था। भरा हुआ घर था, लेकिन मेरे हक में कोई नहीं खड़ा था। सब दरवाजे के करीब खड़े थे और खामोशी से यह तमाशा देख रहे थे। किसी के चेहरे पर अफसोस नहीं था, किसी की आंख में मेरे लिए हमदर्दी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उस घर की बहू नहीं, बल्कि कोई अजनबी हूँ जिसे घर से निकाला जा रहा हो। और वह लड़की जो दुल्हन बनी साथ खड़ी थी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, उसके हाथों की मेहंदी अभी तक गहरी थी, उसके कपड़े नए थे, उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वह शांत खड़ी सब कुछ देख रही थी और उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी जो मेरे दिल को और जख्मी कर रही थी। मैंने रोते हुए कहा कि अगर मैं बांझ हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है। मेरी आवाज़ कांप रही थी, आंसू लगातार मेरे चेहरे पर बह रहे थे। मैं बार बार यही बात दोहरा रही थी, लेकिन किसी ने मेरी बात सुनने की कोशिश नहीं की। मेरे पति ने कहा कि अब मैं तुझे अपने घर में नहीं रखूंगा, निकल यहाँ से। तू कीकर का दरख्त है जो ना फल देता है ना शाम देता है, तुझे यहाँ रखकर मैं क्या करूँ। उसकी बातें मेरे दिल में तीर की तरह लग रही थी। मैं उस इंसान को देख रही थी जिसके लिए मैंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी थी, जिसकी खुशी के लिए मैं दिन रात काम करती थी, जिसके लिए मैंने हर तकलीफ बर्दाश्त की थी। आज वही इंसान मुझे इस तरह धुतकार रहा था जैसे मेरी कोई हैसियत ही ना हो। मोहल्ले वाले भी ऐसे थे कि किसी के मामले में बोलते तो नहीं थे, मगर तमाशा देखने के लिए खड़े थे। गली में लोग जमा हो गए थे, कुछ अपने दरवाजों में खड़े थे, कुछ दीवारों के साथ लगे हुए थे। सबकी नजरें मुझ पर थी, मेरी बेबसी सब देख रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। मैं चिल्ला रही थी, चीख रही थी, क्योंकि मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं थी। मेरा कोई घर नहीं था जहां मैं जा सकती, कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं था जिसे खटखटा सकती। मैं बार बार अपने पति से रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन उसके दिल में मेरे लिए कोई नरमी नहीं थी। उसने कोई ख्याल ना किया कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और मुझे घसीटते हुए घर से बाहर फेंक दिया और दरवाज़ा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रह गई। मैं ज़मीन पर गिरी हुई थी, मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरे कपड़े मिट्टी से भर गए थे। मैं दरवाजे को देखती रही जिसके पीछे मेरी कई साल की ज़िंदगी बंद हो चुकी थी, और खुद चला गया होगा अपनी दूसरी पत्नी का हाथ पकड़कर सुहागरात मनाने, क्योंकि आज ही उसने दूसरी शादी की थी। दरअसल यह सब बहुत पहले से चल रहा था, अभी की बात नहीं थी। मेरी शादी हुई तो 3 महीने बाद ही उन लोगों ने बच्चे की बातें शुरू कर दी। बच्चा क्यों नहीं हो रहा, जबकि 3 महीने कोई ज़्यादा समय नहीं होता। शुरू शुरू में मुझे लगता था कि यह सब मजाक में बात करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदाज बदलने लगे। हर बात में बच्चे का जिक्र आने लगा। हर दिन यही सवाल होता, हर रोज़ कोई ना कोई मुझे यही एहसास दिलाता कि मेरी असल अहमियत सिर्फ बच्चा पैदा करने से है। दरअसल हुआ यह था कि मेरा पति समर जल्दी बाप नहीं बनना चाहता था। शादी के पहले ही महीने में मुझे बच्चा ठहर गया था, लेकिन उसने मुझे गोली खिला दी थी और कहा कि मैं अभी बाप नहीं बनना चाहता, अभी तो हमारी शादी हुई है, 2-4 महीने एंजॉय करेंगे, उसके बाद सोचेंगे। मैं इस वक्त इसकी बातों पर यकीन कर लेती थी। मुझे लगता था कि वह मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। जब वह कहता था कि वह कुछ वक्त सिर्फ मेरे साथ गुजारना चाहता है, तो मुझे उसकी बात सच्ची लगती थी। इसीलिए मैंने कोई बहस नहीं की। इसी तरह मुझे दूसरे महीने में फिर बच्चा ठहर गया।
उसने फिर मुझे गोली खिला दी। मुझे भी इन बातों का उस वक्त पता नहीं था। मुझे कहता था कि सोनिया, मैं बस फ़िलहाल तेरे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। औलाद आ गई तो हम दोनों का प्यार ख़त्म हो जाएगा। मैं उसकी बात सुनकर खामोश हो जाती थी। मुझे क्या मालूम था कि आज यही बातें मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख बन जाएंगी। लेकिन अब सास और बाकी सारे घर वालों ने बोलना शुरू कर दिया कि बच्चे क्यों नहीं हो रहे। तो पति ने कहा कि बस अब बेबी प्लान कर लेते हैं। लेकिन अब मेरे सिस्टम में कोई ऐसी गड़बड़ हुई कि 2 साल गुजर गए और मेरे यहाँ औलाद नहीं हो रही थी। उन 2 सालों में मैंने ना जाने कितनी बार बातें सुनी। सुबह से रात तक ताने सुनने पड़ते। कभी सास कुछ कहती, कभी नंदे हंस देती, कभी कोई रिश्तेदार आता तो मेरे बारे में सवाल करके चला जाता। मैं हर रात रोते हुए सोती थी और हर सुबह उम्मीद के साथ उठती थी कि शायद हालात बदल जाएं। डॉक्टर के पास गए तो मेरे पति ने नहीं बताया कि पहले 2 बार हमने खुद बच्चा ख़त्म किया है, बल्कि कहने लगा कि आप ही बताएं क्या है। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी और फिर मेरी तरफ देखकर कहा कि फ़िलहाल तो इनके बच्चा होने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। डॉक्टर का यह कहना था, लेकिन मेरे पति को यह सुनाई दिया कि मैं बांझ हूँ। क्लिनिक से वापस आते वक्त उसने एक शब्द भी मुझसे नहीं बोला। उसके चेहरे पर नाराजगी थी। घर पहुँचते ही उसने सबको अपनी मर्जी की बात बता दी। किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि डॉक्टर ने असल में क्या कहा था। सबने यही मान लिया कि कसूर सिर्फ मेरा है। मेरे माँ बाप गरीब थे, मेरा बाप मजदूर था। मेरी 3 और बहनें थी जो अभी घर बैठी थी और उनकी शादी होनी थी, और मैं बड़ी बहन थी और मुझ पे यह प्रेशर था कि बड़ी बहन ने अपना घर ना बसाया तो बाकी तीनों पर भी यह टैग लग जाएगा कि यह घर बसाने वाली लड़कियां नहीं हैं। इसीलिए मैं शुरू से ही बहुत कुछ बर्दाश्त करती आई थी। जुल्म तो यह लोग हमेशा ही करते थे। घर में एक और बहू होने के बावजूद, 3 नंदे होने के बावजूद सारा काम तो मैं ही करती थी। सुबह सबसे पहले उठती, रात सबसे आखिर में सोती, सबके कपड़े मैं धोती, सबकी सेवा मैं करती थी, घर के एक एक मेंबर का ख्याल रखती थी। लेकिन मेरी मेहनत की कभी कोई कदर नहीं हुई। अब उनको मेरे खिलाफ बोलने का बहाना मिल गया। मेरा नाम ही उन्होंने बांझ सोनिया रख दिया। कोई मुझे सोनिया कहकर नहीं बुलाता था। हर तरफ से यही आवाज़ आती थी, बांझ सोनिया, बांझ सोनिया। हर बार यह शब्द सुनकर मेरा दिल टूट जाता था। लेकिन उस घर में मेरे आंसू की कोई कीमत नहीं थी। मैं चुप्पी से सब बर्दाश्त करती रही, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि शायद एक दिन सच सबके सामने आ जाएगा और शायद एक दिन मुझे इंसान समझा जाएगा। बस फिर क्या था, मेरे पति ने कहीं और चक्कर चला लिया। उस औरत के साथ हर तरह का ताल्लुक बनाए हुए था। शुरू शुरू में मुझे सिर्फ शक होता था। कभी वह देर से घर आता, कभी किसी के फ़ोन आते ही कमरे से बाहर चला जाता, कभी बेवजह मुझ पर गुस्सा निकालता। लेकिन उस वक्त तक मुझे असलियत का अंदाज़ा नहीं था। इस बात के बारे में पूरे खानदान को पता था, लेकिन मुझे नहीं बताया गया था। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैं इस घर में रहते हुए भी सबसे ज़्यादा बेखबर थी। सब जानते थे कि समर की ज़िंदगी में कोई और औरत आ चुकी है। सब जानते थे कि वह उसके साथ रिश्ते में है, लेकिन किसी ने मुझे एक बार नहीं बताया। और जब मेरे पति ने मेरी सास को यह बताया कि वह औरत उसके बच्चे की मां बनने वाली है, मेरी सास ने कहा कि अब उससे शादी कर लो। मुझे बाद में जब यह बात पता लगी तो कई दिन तक मैं यही सोचती रही कि कैसा अजीब इंसाफ था। जब मेरे जहाँ औलाद नहीं हुई तो सारा कसूर मुझ पर डाल दिया गया, लेकिन जब वह दूसरी औरत प्रेग्नेंट हुई तो किसी ने यह नहीं पूछा कि यह सब कैसे हुआ। किसी ने उसे गलत नहीं कहा, किसी ने उसे बुरा नहीं समझा। उल्टा उसके लिए शादी की तैयारी शुरू कर दी गई। यानी इस बार यह कोई बच्चा ख़त्म नहीं करवाना चाहते थे। जैसे ही उस औरत ने यह खुशखबरी सुनाई कि वो माँ बनने वाली है, उसका नाम अंजू था, मेरे पति ने उससे शादी कर ली और उसी दिन मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं सड़क पर खड़ी थी, मेरी आंखें सूज चुकी थी, गाल आंसुओं से भीगे हुए थे, मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरे पास ना कोई बैग था, ना कपड़े, ना कोई जोड़ा,
ना कोई गहना ना कोई सामान। मैं सिर्फ अपने वजूद के साथ उस गली में खड़ी थी जहाँ चंद लम्हे पहले तक मैं खुद को उस घर की बहू समझती थी। लोग मुझे अभी भी देख रहे थे। कुछ लोग धीरे धीरे बातें कर रहे थे, कुछ मुझे देखकर सर हिला रहे थे, कुछ औरतें एक दूसरे के कान में बातें कर रही थी। और अभी भी मुझे ऐसे लगता था लोग मेरी तरफ देखकर यही सोच रहे थे कि जब बच्चा पैदा नहीं करके देगी तो फिर यही सब कुछ तो होगा। मर्द शादी औलाद के लिए करता है, जब औरत औलाद ना पैदा करके दे तो फिर वो उसे घर में क्यों रखेगा। यानी यह समाज अभी भी मेरे खिलाफ था, मेरे हक में नहीं था। मैं अकेली खड़ी यह सब सोच रही थी। किसी ने यह नहीं कहा कि एक औरत को इस तरह घर से निकालना जुल्म है। किसी ने यह नहीं कहा कि उसके पास जाने के लिए कोई जगह है भी या नहीं। किसी ने यह नहीं पूछा कि उसका कसूर क्या है। मेरे पति के पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ था। उनके एक साथ 2 घर थे, दोनों घर उन्हीं के थे लेकिन अलग अलग बने हुए थे। दरअसल मेरे पति के बाप ने भी 2 शादियां की थी और 2 घर एक साथ बनवाए थे ताकि अपनी दोनों पत्नियों को एक साथ रख सके। दोनों घरों के दरमियान एक दरवाजा भी था जो छत के ऊपर से जाता था। उस दरवाजे को पार करके एक घर से दूसरे घर में जाया जा सकता था। दोनों मकान अलग होते हुए भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मेरे ससुर की दूसरी पत्नी सिर्फ एक बेटी पैदा कर पाई थी और बाद में वह अपनी बेटी को साथ लेकर चली गई थी। उसके बाद दूसरा घर तकरीबन खाली ही रहता था। घर वाले वहाँ आते जाते तो थे लेकिन हमेशा के लिए कोई नहीं रहता था। कभी उसमें सामान रखा जाता, कभी रिश्तेदार आ जाते तो वहाँ ठहर जाते, वरना ज़्यादातर वक्त वह बंद पड़ा रहता था। अब वह लोग उस घर को बेचने का प्लान बना रहे थे। उनके घर में अब क्या हो रहा था और क्या नहीं हो रहा था यह अलग बात थी। शायद अंदर शादी की खुशियाँ मनाई जा रही थी, शायद अंजू को नई दुल्हन की तरह बिठाया गया होगा, शायद सब लोग उस आने वाले बच्चे की बातें कर रहे होंगे जिसने कुछ पलों में उस घर में सबकी नज़रों में अपनी जगह बना ली थी। लेकिन मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई थी। मैं सड़क के किनारे खड़ी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब कहाँ जाऊँ, क्योंकि मेरा कोई नहीं था। क्योंकि मैं अगर घर वापस जाती तो जाकर यह बात करती कि मुझे घर से निकाल दिया गया है और मुझे यहाँ रख लिया जाए। वह लोग मुझे कभी भी नहीं रखते। उन्होंने तो पहले ही मेरी शादी ही जल्दी जल्दी में की थी, मुझे यह महसूस करवा के कि मैं बोझ हूँ। हम सारी बहनें बोझ हैं। एक की शादी होगी तो बाकियों की बारी आएगी। इस तरह कर करा के तो मुझे निकाला था। मैं वापस नहीं जाना चाहती थी क्योंकि ससुराल से निकाले जाना तो बहुत बड़ा गम होता ही है, लेकिन अगर मायके से निकाली जाती तो फिर जिंदा भी ना रहती। उस पूरी दुनिया में अगर कोई चीज़ वाकई मेरी अपनी थी तो वह मेरी इज्जत थी, और आज वह भी लोगों के तमाशे के दरमियान रौंद दी गई थी। मैं खाली नज़रों से बंद दरवाजे को देख रही थी और पहली बार मुझे महसूस हुआ कि इंसान जिंदा होते हुए भी बिल्कुल तन्हा हो सकता है। सुबह से शाम होने वाली थी। हमारे घर के बिल्कुल पीछे ही स्टेशन था और मैं स्टेशन पर बैठी थी। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, कोई अपने घर लौट रहा था, कोई किसी नए शहर की तरफ रवाना हो रहा था। प्लेटफॉर्म पर लगातार चहल पहल थी। ट्रेन आती तो शोर बढ़ जाता, ट्रेन जाती तो कुछ पलों के लिए खामोशी छा जाती। इंसान भी तो मुसाफिर ही होता है ना। लेकिन अब मेरी कोई मंजिल नहीं थी। जहाँ मेरी मंजिल थी मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं एक बेंच पर बैठी सामने पटरियों को देखती रही। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, आसमान के रंग बदल रहे थे, वक्त गुजर रहा था, लेकिन मेरी जिंदगी जैसे वहीं रुक गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने क्या करना था, कहाँ जाना था। मेरे पास ना पैसे थे, ना कोई ठिकाना था, ना कोई ऐसा इंसान था जिसे फ़ोन करके कह सकती कि मुझे अपने पास बुला लो। काफ़ी देर तक वहाँ बैठे रहने के बाद मैं वापस उसी मोहल्ले में आ गई। मैं गलियों में इधर उधर फिरती रही, कभी एक तरफ जाती, कभी दूसरी तरफ। मेरे कदम चल रहे थे लेकिन मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, किससे मदद मांगूं, क्या करूं, कहाँ जाऊं। इसी दौरान मुझे एक झोंपड़ी नजर आई जो बिल्कुल खाली लग रही थी।
उसके बाहर एक लड़का बैठा हुआ था जो शायद फ्रूट चाट वगैरह बेचता था। उसके पास एक ठेला खड़ा था और वह थोड़ी देर के लिए वहीं आराम कर रहा था। मैं धीरे धीरे उसके करीब गई। मैंने उससे पूछा कि यह झोंपड़ी किसकी है। उसने मेरी तरफ देखा और बोला कि एक मजदूर की थी, लेकिन वह 2-3 दिन पहले इस दुनिया से चला गया। मैंने झोंपड़ी की तरफ देखा। पुराने कपड़ों और टाट से बनी हुई थी। जगह जगह मरम्मत के निशान थे। छत भी पूरी मजबूत नहीं लग रही थी। मैंने कहा कि फिर अब यह झोंपड़ी किसकी है। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि झोंपड़ी भी कभी किसी की होती है क्या। मैं कुछ पल खामोश रही। फिर मैंने पूछा कोई आएगा तो नहीं पूछने के लिए इस बारे में। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा, फिर बोला यहाँ कोई नहीं आता। क्यों, आप क्यों पूछ रही हैं दीदी? शक्ल सूरत और कपड़ों से तो मैं फकीर नहीं लग रही थी। मैं सड़कों पर रहने वाली औरत नहीं हूँ, इसलिए वह भी जानना चाहता था कि मैं ये सब क्यों पूछ रही हूँ। मैंने धीरे से कहा कि मुझे सर छुपाने की जगह चाहिए। मेरी बात सुनकर वह चौंक गया। उसने फौरन पूछा कि आपका घर नहीं है? मैंने नजरें झुकाकर कहा कि नहीं। वो कुछ पल मुझे देखता रहा, फिर बोला कि मेरे होंठ हिले लेकिन आवाज ना निकली। आखिर में मैंने सिर्फ इतना कहा कि तुम्हें समझ नहीं आएगी। वो चुप हो गया। शायद उसने महसूस कर लिया था कि मेरे अंदर कोई ऐसा दुख है जिसे मैं बता नहीं सकती। कुछ देर बाद वह बोला कि ठीक है, आप इधर रह लें, कोई बात नहीं है, मैं भी इधर पास ही रहता हूँ। मैं चुप हो गई। मेरे पास उस वक्त शुक्रिया करने के लिए भी शब्द नहीं थे। मैंने सिर्फ सर हिला दिया और झोंपड़ी के अंदर चली गई। अंदर दाखिल होते ही मेरी नज़र एक बिस्तर पर पड़ी जो ज़मीन पर बिछा हुआ था। एक तरफ छोटा सा चूल्हा रखा था, साथ 2-3 बर्तन पड़े हुए थे। एक कोने में पानी का ड्रम रखा था। बस यही कुल कायनात थी उस झोंपड़ी की। मैं धीरे धीरे अंदर बैठी और चारों तरफ देखने लगी। कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसी जगह पर रहूंगी। कुछ दिन पहले तक मैं एक भरे हुए घर में रहती थी। मेरे पास कमरा था, अलमारी थी, कपड़े थे, रोजमर्रा की एक जिंदगी थी। और आज मैं एक अजनबी झोंपड़ी में बैठी थी। मैं एक औरत थी। अभी मेरी शादी को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था और मैं किस किस्म के हालात में पड़ गई थी। मेरी हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। मैं लगातार दिमागी सदमे से गुजर रही थी। इतने कम वक्त में मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर सोचने समझने की ताकत ही बाकी नहीं रही। मेरा दिमाग जैसे बंद हो गया था। मैं ना तो आने वाले समय के बारे में सोच पा रही थी और ना ही अतीत को समझ पा रही थी। मैं बस खामोश बैठी छत को देखती रही। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मैं कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। हालांकि हकीकत में मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं सिर्फ थक चुकी थी। इतनी थक चुकी थी कि उस वक्त एक टूटी हुई झोंपड़ी भी मुझे किसी महल से कम नहीं लग रही थी, क्योंकि कम से कम उसके अंदर बैठकर मैं लोगों की नज़रों से छुप तो सकती थी। रात को किसी तरह वहीं पर सो गई। सोना भी क्या था, बस आंखें बंद करके लेट गई थी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। झोंपड़ी की छत दिन भर की धूप से तपकर अंगारे जैसी हो गई थी। अंदर हवा का कोई खास इंतजाम नहीं था। पसीना बह रहा था। कभी मैं एक तरफ करवट लेती और कभी दूसरी तरफ। ऊपर से मच्छर अलग काट रहे थे। कभी कान के पास बुनबुनाहट सुनाई देती तो कभी बाजू पर खारिश होने लगती। मैं बार बार हाथ से उन्हें हटाती, लेकिन कुछ पलों बाद फिर आ जाते। उन सब तकलीफ़ों से ज़्यादा मुझे अपने ख्याल परेशान कर रहे थे। मैं लेटी हुई वह दिन याद कर रही थी जो शादी के शुरू में अपने पति के साथ गुजारे थे। मुझे याद था जब समर पहली बार मेरे लिए मिठाई लेकर आया था। मुझे याद है जब वो काम से वापस आते मुझे आवाज़ देता था। मुझे याद था जब वो मेरी पसंद नापसंद पूछता था और छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता था। उस वक्त मुझे लगता था कि मोहब्बत कभी कम नहीं होगी। मुझे यकीन था कि वो हमेशा मेरा ख्याल रखेगा। मैं यही समझती थी कि दुनिया में अगर मेरा कोई अपना है
तो वह समर है, लेकिन झोंपड़ी की छत को देखते हुए मुझे पहली बार अपनी जिंदगी का सबसे कड़वा सबक समझ आ रहा था। औरत बड़ी बेवकूफ़ होती है। शादी के शुरू में होने वाली मर्द की दिलचस्पी को मोहब्बत समझ लेती है, उसके कुछ अच्छे अल्फाजों को उम्र भर की वफादारी का वादा मान लेती हैं, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। मैं समर के बारे में सोचती रही जब तक मैं नई थी, उसके लिए अहम थी। जब तक उसका ध्यान मुझ पर था मैं खास थी। फिर वक्त बदल गया और जब खिलौना पुराना हो जाता है तो उसे तोड़ दिया जाता है। मैं अब उसके लिए एक पुराना खिलौना थी और वो नया खिलौना ले आया था। यह सोच सोच कर मेरा दिल जल रहा था, आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। कभी मैं खामोशी से रोती और कभी अपने मुंह पर हाथ रख लेती ताकि सिसकियां बाहर ना निकले। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जिंदगी में आगे क्या करना है, कल क्या होगा, 1 महीने बाद क्या होगा, जहाँ 1 साल बाद मैं कहाँ होंगी। उन सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। उसी बेचैनी और थकान के आलम में ना जाने कब मेरी आंख लग गई। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही मेरी आंख खुल गई। झोंपड़ी के बाहर लोगों की आवाज़ें आना शुरू हो गई थी। मैं बाहर निकली तो दुनिया रोज की तरह चल रही थी। लोग काम पर जा रहे थे, दुकानें खुल रही थी, बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे। सिर्फ मेरी जिंदगी थी जो बिखर चुकी थी। मैं धीरे धीरे चलते हुए एक गली में पहुंची तो मेरी नज़र एक तंदूर पर पड़ी। तंदूर के सामने एक औरत खड़ी रोटियां लगा रही थी। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। एक हाथ से वह रोटी को फैलाती और दूसरे हाथ से तंदूर की तरफ बढ़ा देती। साथ साथ आटे के पेड़े भी बना रही थी, लेकिन साफ लग रहा था कि उसे मुश्किल हो रही है। काम बहुत ज़्यादा था और वह अकेली थी। मैं कुछ देर खड़ी उसे देखती रही, फिर हिम्मत करके उसके पास गई। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ काम कर सकती हूँ। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा, फिर सर से पाँव तक मुझे देखा और बोली कि तुम मेरे साथ काम करोगी? तुम तो शक्ल से काम वाली नहीं लगती। मैंने धीमी आवाज़ में कहा कि मैं मजबूर हूँ। मेरी आवाज़ में ऐसी बेबसी थी कि शायद वह समझ गई कि मेरे हालात अच्छे नहीं हैं। उसने कुछ सोचा, फिर बोली कि ठीक है, फिर आटा गूंद दिया करना और पेड़े बना दिया करना। दिन के रुपए 300 दूंगी तुम्हें। मैंने तुरंत कहा कि मंजूर है। उस वक्त रुपए 300 भी मुझे किसी खजाने से कम नहीं लग रहे थे। उसी दिन से मैं उसके साथ काम करने लगी। तपती धूप में तंदूर के पास खड़े रहना आसान नहीं था। तंदूर की आग अलग जलती थी और ऊपर सूरज अलग आग बरसाता था। कई बार ऐसा लगता कि चेहरा झुलस जाएगा। मेरे हाथ लगातार आटे में डूबे रहते। मैं आटा गूंदती, फिर पेड़े बनाती, फिर और आटा तैयार करती। पूरा दिन इसी काम में गुजर जाता। मैंने हमेशा अपना चेहरा ढक कर रखा होता था। मुझे डर लगता था कि कहीं कोई पहचान ना ले, कहीं किसी की नज़र मुझ पर ना पड़ जाए, कहीं मेरे ससुराल वालों को पता ना चल जाए कि मैं कहाँ हूँ। वह औरत एक वक्त का खाना भी खिला देती और थी, रुपए 300 भी देती थी। कुछ ही दिनों में मेरी उससे अच्छी बातचीत होने लगी। एक दिन ना जाने क्यों मैंने उसे अपनी सारी कहानी सुना दी। मैं बोलती गई और वह खामोशी से सुनती रही। जब मैं खामोश हुई तो उसने एक लंबी सांस ली, फिर बोली कि आजकल कहाँ यह सब नहीं हो रहा, हर जगह यही सब हो रहा है। कोई भी मर्द वफादार नहीं है और औरतें ही मुसीबतों का शिकार हो रही हैं। फिर उसने अपने हाथ से पसीना साफ किया और कहा कि तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ? मेरा पति भी किसी और के चक्कर में भाग गया। 5 बच्चे हैं मेरे, उनका पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान थी, ऐसी थकान जो सालों की जद्दोजहद से पैदा होती है। फिर वह बोली कि शुक्र करो कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, वरना फिर उनको कैसे पालती। मैं खामोश हो गई। मैंने दिल में सोचा कि बात तो सही कह रही है। अगर मेरे साथ एक बच्चा भी होता तो शायद मेरी मुश्किल और भी बढ़ जाती। अब कम से कम खाने पीने का इंतजाम तो हो रहा था। रुपए 300 रोज मिल जाते थे, एक वक्त का खाना भी मिल जाता था। लेकिन रात को जब मैं वापस अपनी झोंपड़ी में आती तो दिल फिर घबरा जाता। सूरज डूबते ही आसपास सुनसानी फैल जाती। हवा चलती तो झोंपड़ी की दीवारें हिलने लगती।
कोई दूर से गुजरता तो उसके कदमों की आवाज़ साफ सुनाई देती। मैं बिस्तर पर लेट जाती लेकिन नींद नहीं आती थी। बार बार यही डर सताता रहता था कि कोई अंदर ना आ जाए, कोई रात के अंधेरे में झोंपड़ी का पर्दा हटाकर अंदर ना घुस जाए, क्योंकि अब मेरे पास ना कोई दरवाज़ा था जिसे अंदर से बंद कर सकूं और ना ही कोई ऐसा इंसान था जो मेरी सुरक्षा के लिए मेरे साथ खड़ा होता। मैं हर रात उसी डर के साथ आंखें बंद करती और हल्की सी आहट पर चौंक कर उठ बैठती। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। पहले उस औरत के साथ यह काम करती रही, उसके बाद लोगों के घरों में काम करती रही। सुबह सवेरे उठ जाती, कभी किसी के बर्तन धोती, कभी किसी के कपड़े, कभी झाड़ू पोछा करती, कभी खाना बनाने में मदद कर देती। शुरू शुरू में मेरे हाथों में छाले पड़ जाते थे, शरीर थकान से टूट जाता था, लेकिन मैं जानती थी कि अगर मैं रुक गई तो भूख मुझे जीने नहीं देगी। इसीलिए मैंने अपने आप को काम में झोंक दिया। दिन महीनों में बदलते गए और महीने सालों में। मैं थोड़े थोड़े पैसे बचाती रही, कभी अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं की, कभी अपने लिए कपड़ा नहीं खरीदा, कभी फजूल खर्ची नहीं की। मेरे दिमाग में सिर्फ एक मकसद था कि मुझे किसी की नौकरी नहीं करनी, मुझे अपने पाँव पर खड़ा होना है। आखिर एक दिन मेरे पास इतने पैसे जमा हो गए, मैंने अपना एक छोटा सा कारोबार शुरू कर लिया। मैंने एक रेडी खरीदी, एक बड़ी कढ़ाई खरीदी, कुछ बर्तन लिए और समोसे और पकोड़े बनाने का सामान ले आई। शुरू के दिनों में मुझे बहुत डर लगता था। मैं सोचती थी कि अगर चीज़ें ना बिकी तो क्या होगा, अगर नुकसान हो गया तो क्या होगा। लेकिन भगवान ने मेरे रिज़्क में बरकत डाल दी। मेरे हाथ में स्वाद था। जो भी एक बार मेरे समोसे जहाँ पकोड़े खा लेता वह दोबारा ज़रूर आता। लोग अपने दोस्तों को भी साथ लाने लगे। कुछ लोग दफ्तर से वापस आते वक्त मेरे पास रुक जाते, कुछ बच्चे स्कूल से आते हुए समोसे ले जाते, कुछ औरतें शाम के वक्त पकोड़े पैक करवा कर ले जाती। मेरा काम धीरे धीरे अच्छा चलने लगा। मैं खूबसूरत थी, इसीलिए हमेशा अपना चेहरा छुपा कर रखती थी। एक बड़ा सा दुपट्टा ओढ़ती और सिर्फ आंखें नजर आती थी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई अनजान इंसान मेरी तरफ ध्यान दे। मैं शांति से अपना काम करती और शाम को घर वापस आ जाती। अब मैं मोहल्ले के चौक में यह सब कुछ कर रही थी और 3 साल गुजर गए थे जब मेरे पति ने मुझे घर से निकाला था। 3 साल पहले वाली सोनिया और आज वाली सोनिया में बहुत फ़र्क आ चुका था। पहले मैं दूसरों के फैसलों पर जिंदा थी, अब मैं अपनी मेहनत पर जिंदा थी। पहले मैं हर वक्त रोती थी, अब मैं कम से कम अपने पैरों पर खड़ी थी। अब मैं झोंपड़ी में नहीं रहती थी, बल्कि एक छोटे से कमरे में रहती थी। यह जगह वैसे झोंपड़ी से थोड़ी सी बेहतर थी। दीवारों पर नमी के निशान थे, छत भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन कम से कम सुरक्षित तो थी। एक छोटा सा पंखा रखा हुआ था जो गर्मियों में लगातार चलता रहता था। सामान एक तरफ अच्छे से रखा होता था। रात को दरवाज़ा बंद करके मैं सुकून से सो जाती थी। मेरे लिए यही किसी नेमत से कम नहीं था। छुट्टी भी मनाती थी, हफ्ते में एक दिन रेडी नहीं लगाती थी। उस दिन अपने पूरे हफ्ते की कमाई में से थोड़े से पैसे निकालती और शहर में घूमने निकल जाती। कभी कोई अच्छी सी चीज़ खा लेती, कभी जूस पी लेती, कभी पार्क में जाकर बैठ जाती और कभी बाजार में लोगों को आते जाते देखती रहती। अब मुझे अकेले रहने की आदत हो रही थी। कहते हैं कि औरत को तन्हाई का मज़ा आने लगता है तो फिर उसे किसी के साथ की ज़रूरत नहीं होती। शायद मैं भी इसी मुकाम पर पहुंच गई थी, लेकिन आज भी दिल में एक बात थी, क्योंकि एक घर बसाकर बैठी हुई औरत और सड़कों पर मेहनत मजदूरी करने वाली औरत में बड़ा फ़र्क होता है। मैं अपनी ज़िंदगी से लड़ तो रही थी, लेकिन रातों में दिल अब भी भर आता था। खैर, वो कहते हैं ना कि भगवान जिस हाल में भी रखे इंसान को शुक्राना अदा करना चाहिए। मैं भी यही सोचकर खुद को तसल्ली दे लेती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि दोपहर का वक्त था, गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। मैं अपनी रेहड़ी के पास खड़ी पकोड़े तल रही थी। कढ़ाई में तेल खोल रहा था, लोग आ जा रहे थे। किसी ने समोसे लिए, किसी ने पकोड़े, और मैं रोजाना की तरह काम में लगी थी। तभी अचानक मैंने देखा कि एक औरत भागती हुई मेरे तरफ आ रही थी। उसकी उम्र शायद 45 या 47 साल होगी। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था।
सांस बुरी तरह फूली हुई थी और उसने एक बड़ा सा बैग अपने सीने से ऐसे लगा रखा था जैसे दुनिया की सबसे कीमती चीज उसके अंदर हो। वो सीधी मेरे पास आकर रुकी। उसकी हालत बहुत खराब थी। वो हाँफते हुए बोली, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि क्या हो गया? उसने घबराकर पीछे देखा, फिर बोली कि वह लोग मेरे पीछे हैं। उनको पता चल गया है, यह मेरी जिंदगी भर की मेहनत है। इसको अपने पास रखो, मैं थोड़ी देर बाद आकर तुम लोगों से ले लूँगी। उसने बैग मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं कुछ समझ भी नहीं पाई कि क्या हो रहा है, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा डर था कि मैं इनकार ना कर सकी। मैंने तुरंत बैग ले लिया और रेडी के नीचे वाले हिस्से में छुपा दिया। मैंने कहा कि ठीक है, खुद मैं भी मुसीबतों से गुजरी थी, इसीलिए किसी और की मुसीबत को समझ सकती थी। उस औरत ने चैन की सांस ली और वापस मुड़कर सड़क पार करने लगी। अगले ही पल सब कुछ बदल गया। एक बड़ा सा ट्रक तेज रफ्तार से आया। एक दर्द भरी आवाज गूंजी, लोग चीख उठे और वो औरत ट्रक से टकरा गई। सब कुछ एक पल में हुआ। वो सड़क पर गिरी और मौके पर ही दम तोड़ गई। मैं हैरान खड़ी रह गई। मेरे हाथ कांपने लगे। कुछ सेकंड पहले जो औरत मेरे सामने खड़ी बात कर रही थी, वह अब इस दुनिया में नहीं थी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। मैं सड़क की तरफ दौड़ी। लोग जमा होना शुरू हो गए। किसी ने ट्रक वाले को पकड़ने की कोशिश की, किसी ने फ़ोन निकाल लिया, किसी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि जो लोग उसके पीछे थे वह भी उस तरफ आए। उन्होंने औरत को ज़मीन पर पड़ा देखा, फिर एक दूसरे की तरफ देखा और यह देखकर कि वो जिंदा नहीं रही, वापस मुड़ गए। उनके चेहरों पर अजीब से हाव भाव थे, जैसे वह किसी मकसद के लिए आए थे और अब वो मकसद ख़त्म हो चुका था। लेकिन उसका बैग तो मेरे पास था। वो अब भी मेरी रेडी के नीचे छुपा हुआ था। मैं भी बाकी लोगों के साथ उस औरत को उठाने में मदद करने लगी। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आ गई। वार्ड बॉय नीचे उतरा। उन्होंने चेकअप किया, लेकिन सबको पता था कि औरत जिंदा नहीं है। उसके शरीर में हिलचुल नहीं थी। फिर उसे एम्बुलेंस में डाल दिया गया। उसके साथ वाकई बहुत बुरा हुआ था। सुबह शायद वह अपने रोजाना के कामों में लगी होगी। शायद उसे अंदाजा भी नहीं होगा कि कुछ घंटों बाद उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। उस वक्त तक तो मैं उसी सदमे में थी कि वह कैसे एक सेकंड में दुनिया से चली गई। मेरा दिमाग बार बार उसी मंजर की तरफ जा रहा था। उसकी डर से भरी आंखें, उसका कांपता हुआ लहजा, उसका सीने से लगा हुआ बैग और फिर अचानक उसका सड़क पर गिर जाना। बैग के बारे में मैं जानती तो थी कि वो मेरे पास है, लेकिन अभी तक मैंने यह नहीं सोचा था कि उसके अंदर क्या हो सकता है। उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही मंजर छाया हुआ था, एक जिंदा इंसान का पल भर में इस दुनिया से चले जाना। मैं अपना काम ख़त्म करके घर गई। रेडी जाकर अपनी जगह खड़ी कर दी। हमेशा की तरह मैंने उसे जंजीर के साथ लोहे के एक मजबूत खंभे से बांध दिया ताकि कोई उसे चोरी ना कर सके। फिर मैंने रोज की कमाई वाले पैसे उठाए, अपना सामान समेटा और वह बैग भी उठा लिया। बैग इतना भारी था कि क्या ही बताऊं। उसे उठाते वक्त मेरे बाजू में दर्द होने लगा। कई बार मुझे उसे एक हाथ से दूसरे हाथ में पकड़ना पड़ा। मैं रास्ते भर यही सोचती रही कि आखिर उसके अंदर ऐसा क्या है। घर पहुंचकर मैंने पहले दरवाज़ा अंदर से बंद किया, फिर रोजाना की तरह नहाई धोई, कपड़े बदले, खाना खाया और कुछ देर खामोश बैठी रही। लेकिन मेरी नज़रें बार बार उसी बैग की तरफ जा रही थी। आखिर मैंने हिम्मत की और बैग अपने सामने खींच लिया। मैं तो समझ रही थी कि उसमें कपड़े होंगे, जहाँ शायद कोई ऐसी चीज़ होगी जो गरीब औरत के लिए कीमती हो सकती है। लेकिन जैसे ही बैग खुला मेरी सांस रुक गई। मैं कुछ पलों तक सिर्फ बैग के अंदर देखती रही। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या देख रही हूँ। उसके अंदर नोटों के बंडल भरे हुए थे। इतने पैसे थे कि अगर मैं गिनने बैठ जाती तो शायद मेरा पूरा हफ्ता गुजर जाता। मेरे हाथ कांपने लगे। दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि मुझे अपनी धड़कनें कानों में सुनाई दे रही थी
और सिर्फ पैसे ही नहीं थे, उनके साथ सोने के बिस्किट भी रखे हुए थे, चमकता हुआ प्योर सोना। मैंने जिंदगी में कभी एक साथ इतना सोना नहीं देखा था। आजकल सोने का क्या रेट चल रहा था ये हर कोई जानता है। मैं एक बिस्किट हाथ में लेकर देखने लगी। उसकी ठंडक मेरी उंगलियों में महसूस हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। अचानक से मेरे कान बंद हो गए, आवाजें सुनाई देना कम हो गई, कमरा घूमता हुआ महसूस होने लगा। मैंने कई बार आंखें झपकी, फिर अपनी बाजू पर चुटकी काटी, लेकिन मैं जाग रही थी। यह सपना नहीं था। तब मुझे समझ आया कि इतने सारे लोग उस औरत के पीछे क्यों भाग रहे थे, क्योंकि इतनी दौलत के लिए तो कोई भी पागल हो सकता है। लेकिन उसी पल मेरे दिल में डर भी पैदा हो गए। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वह औरत उस दौलत को बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा बैठी थी। अगर किसी को पता चल जाता कि यह बैग अब मेरे पास है तो मेरी जान भी खतरे में पड़ सकती थी। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया कि इस राज के बारे में किसी को कुछ नहीं पता लगना चाहिए। कुछ दिन तक मैं खामोशी से सोचती रही कि क्या करना है। फिर एक दिन मैं अपने पुराने घर के पास से गुजरी, जानी अपने पति के घर के पास से। मैंने चेहरा ढका हुआ था और किसी ने मुझे पहचाना नहीं। मैं सड़क पर चल रही थी कि अचानक मेरी नज़र एक बोर्ड पर पड़ी। घर बिकाऊ है, वही दूसरा घर जो मेरे पति के घर के बिल्कुल साथ, जिसे वो लोग कई सालों से बेचने की कोशिश कर रहे थे। मैं कुछ देर वहाँ खड़ी बोर्ड को देखती रही। फिर मेरे दिमाग में एक प्लान आ गया। मैं घर वापस आई और बोर्ड पर लिखे नंबर पर फ़ोन कर दिया। मैंने कहा कि मुझे यह घर खरीदना है, आप लोग तैयार रहें। शायद सामने वाले इंसान को यकीन नहीं आया होगा कि इतनी जल्दी खरीदार मिल जाएगा। कुछ मुलाकातों के बाद मामला आगे बढ़ने लगा। मैंने सोने के कुछ बिस्किट बेचे और घर की कीमत दे दी। जब सारे मामले पूरे हो गए और रजिस्ट्री मेरे नाम हो गई तो मैं कई मिनट तक कागजों को अपने हाथ में पकड़े बैठी रही। मेरे दिल में अजीब सा एहसास था। जिस घर से मुझे जलील करके निकाला गया था, अब मैं उसी घर के साथ वाले मकान की मालकिन बन चुकी थी। उसके बाद मैंने उस घर में शिफ्ट होने का फैसला कर लिया। मैं चेहरा ढक कर वहाँ आई। किसी को पता नहीं था कि मैं कौन हूँ। हाँ, यह बात ज़रूर थी कि मेरे पति के घर वाले अब मेरे साथ पड़ोसन होने के नाते बातचीत रखते थे। उन्हें यही लगता था कि किसी बहुत अमीर औरत ने मुँह मांगी कीमत देकर यह घर खरीदा है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वही औरत मैं हूँ। घर तो खरीद लिया था, अब उसे घर जैसा बनाना भी था। मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान वालों से बात की। मैंने कहा कि घर के अंदर जितनी भी ज़रूरी इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं मुझे सब चाहिए। मैंने कहा कि मुझे अलग अलग नहीं चाहिए, मुझे पूरा पैकेज बनाकर दें। मैं अब भी बहुत पैसे सोच समझ कर खर्च कर रही थी। ऐसा नहीं था कि दौलत हाथ आई और मैं उसे हवा में उड़ाने लगी। आखिर यह पैसा हमेशा रहने वाला नहीं था। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा रेट दिया। एक फ्रिज, एक टीवी, वॉशिंग मशीन, ड्रायर मशीन, इस तरह ब्लेंडर मशीन, वाटर कूलर, एयर कूलर और घर में इस्तेमाल होने वाली दूसरी ज़रूरी चीज़ें, यहाँ तक कि एसी भी शामिल था। कुछ दिन बाद एक बड़ी गाड़ी मेरे घर के सामने आकर रुकी। मजदूर सामान उतारने लगे। बड़े बड़े डिब्बे अंदर जा रहे थे। मोहल्ले वाले देख रहे थे। मेरे पति के घर वालों की नज़रें भी बार बार उधर उठ रही थी। सारा सामान अंदर शिफ्ट कर दिया गया। घर की शक्ल बदलने लगी। उसके बाद मैंने एक फर्नीचर वाले से बात की। मैंने कहा कि मुझे 2 कमरों का पूरा फर्नीचर चाहिए। घर में 4 कमरे थे, लेकिन फ़िलहाल मुझे 2 कमरों को तैयार करना था, एक ड्राइंग रूम और एक बेडरूम। कुछ दिनों बाद फर्नीचर वाले भी आ गए। बड़े बड़े सोफ़े, शीशे वाली मेज़ें, अलमारियाँ, ड्रेसिंग टेबल, बेड, गद्दे, पर्दे, सब कुछ धीरे धीरे अपनी जगह लगता गया। जब इंसान के पास पैसा हो तो फिर क्या नहीं हो सकता। मैं जब भी सोना बेचने जाती या सोना एक्सचेंज करवाने जाती तो हर बार नया हुलिया बनाकर जाती थी। कभी ऐनक लगा लेती, कभी दुपट्टे का अंदाज बदल लेती
और हर बार अलग दुकान पर जाती थी ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। अभी तो मैंने सोने के सिर्फ 3 या 4 बिस्किट बेचे थे और इतना सब कुछ हो गया था, जबकि मेरे पास अभी भी बहुत दौलत बाकी थी। मैंने बाकी सोना और पैसे घर में ऐसी जगह छुपा दिए जहां किसी के दिमाग में भी ना आ सके। फिर एक दिन मैं शॉपिंग मॉल चली गई। कई साल बाद मैंने अपने लिए दिल खोलकर खरीदारी की। मैं एक दुकान से दूसरी दुकान जाती रही, कभी कपड़े देखती, कभी जूते, कभी बैग, कभी घर की सजावट का सामान। मैंने अपने लिए 10-15 जोड़े खरीदे, उनके साथ जूते और किचन का सामान, बर्तन, क्रॉकरी और ना जाने क्या क्या। पूरा हफ्ता खरीदारी और सामान सेट करने में गुजर गया और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर वह खाली घर पूरी तरह बदल गया। अब वह किसी अमीर घराने का घर लगता था। मेरे पति के घर वाले भी हैरान थे। वह सोच रहे थे कि कोई बहुत अमीर औरत आई है जिसने पूरे घर को भर दिया है, घर की शक्ल ही बदल दी है। और सच पूछे तो उनके अपने घर में था ही क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पर एक फ्रिज और इस्त्री। बाकी लोग चारपाइयों पर सोते थे और बेड सिर्फ हमारे पुराने कमरे में था। अब जब वह अपने आंगन से मेरे घर की तरफ देखते तो उन्हें एक अलग दुनिया नजर आती और मुझे हर बार यह सोचकर अजीब सा एहसास होता कि जिन लोगों ने मुझे बेघर कर दिया था आज मैं उनके बिल्कुल साथ रह रही थी और उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि उनकी नई अमीर पड़ोसन दरअसल सोनिया है। साथ ही साथ मुझे उनके मामलों के बारे में भी पता चल रहा था और जो बातें सुनने में आ रही थी वह मेरे लिए हैरानीजनक भी थी और किसी हद तक कुदरत का इंसाफ भी लगती थी। पता चला कि समर ने जिससे दूसरी शादी की थी वह तो 2.5 साल पहले ही उसे छोड़कर चली गई। पूरा मोहल्ला इस बारे में अलग अलग कहानियां सुनाता था। कोई कहता था दोनों में रोज लड़ाइयाँ होती थी, कोई कहता था अंजू को समर की हकीकत का पता चल गया था और कोई कहता था कि वह सिर्फ पैसों के लिए आई थी और जब अपना मकसद पूरा हो गया तो चली गई। असल हकीकत जो भी थी, मगर इतना तो सब जानते थे कि वह ना सिर्फ समर को छोड़कर गई थी बल्कि अपना हक भी लेकर गई थी और वह कोई मामूली रकम नहीं थी, पूरे रुपए 5 लाख। यह रकम देने के लिए उन लोगों ने बहुत कुछ बेच दिया था। जो गहने थे वह गए, जो जमा पूंजी थी वह गई और जो कुछ बचा था वह भी खर्च हो गए। जिस औरत के लिए उसने अपना घर बर्बाद किया था वही औरत उसे खाली हाथ छोड़ गई थी और मैं जब यह सब सुनती तो बस चुप हो जाती थी। कभी खुशी महसूस नहीं हुई, बस एक अजीब सा एहसास होता था कि वक्त वाकई बदलता है। मैंने अपने लिए काला नस्ल का कुत्ता भी रख लिया था, जर्मन शेफर्ड। जब पहली बार मैं उसको घर लाई तो वह भी जवान था, लेकिन उसकी होंद ही ऐसी थी कि देखने वाला एक बार जरूर रुक जाता। उसका रंग गहरा सुनहरी और काला था, आंखें बहुत तेज थी और वह हर वक्त चौकस रहता था। मैंने उसका नाम ओरियो रखा। मैं अकेली रहती थी इसीलिए मुझे इसकी ज़रूरत भी थी। मैंने उसे छत पर रखा और उसके लिए लकड़ी और लोहे का एक अच्छा सा घर भी बनवा दिया। हर रोज़ सुबह मैं उसे खाना देती, उसके साथ खेलती, उसे नहलाती और धीरे धीरे वो मुझसे इस तरह से हो गया जैसे मैं ही उसकी पूरी दुनिया हूँ। अब अगर मेरे घर में कोई पाँव भी रखता तो वह फौरन भौंकना शुरू कर देता था। और इस कुत्ते की एक बड़ी अच्छी बात होती है कि वो अपने मालिक से बहुत वफादार होता है और उसके मालिक को खतरा महसूस हो तो तुरंत सामने आ जाता है और उसकी मालिक मैं थी। एक दिन दोपहर का वक्त था, हवा हल्की हल्की चल रही थी। मैं छत पर बैठी थी, बहुत दिन बाद दिल अच्छा था। ओरियो मेरे साथ खेल रहा था, कभी वह मेरे हाथ को नाक से धक्का देता, कभी गेंद उठाकर मेरे पास लाता और मैं हंस रही थी। इतने में मेरी एक ननद की नज़र मुझ पर पड़ गई। उसने मुझे देखा, फिर दोबारा देखा और फिर जैसे उसे यकीन आ गया हो वो तकरीबन दौड़ते हुए नीचे गई और कुछ पलों बाद उनके घर से शोर सुनाई देने लगा। यह तो सोनिया भाभी है, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? यह तो हमारा घर भी खरीद चुकी हैं, घर को महल बना दिया है।
यह तो बड़ी पैसे वाली निकली। मैं छत पर खड़ी यह सब सुन रही थी। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि 3 साल पहले यही लोग मुझे एक बोझ समझते थे और आज मेरी हकीकत जानकर उनके अंदाज बदल गए थे। नीचे उनके घर में काफ़ी देर तक बातें होती रही और आखिर वही हुआ जिसका मुझे अंदाजा था। उन्होंने फैसला कर लिया कि मुझसे माफ़ी मांगी जाए और अगर संभव हो तो दोबारा रिश्ता कायम किया जाए, क्योंकि अब उनके हालात पहले से भी ज़्यादा ख़राब थे। शाम होने से पहले ही मेरे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने खिड़की से देखा, बाहर समर खड़ा था। उसके साथ मेरी सास जेठानी और घर के कुछ और लोग भी थे। मुझे तुरंत समझ आ गया कि उन्हें सब पता चल गया है। मैंने सुकून से दरवाज़ा खोला और एक तरफ हो गई। वो सब अंदर आ गए, मेरे घर को हैरानी से देख रहे थे। सोफे, पर्दे, सजावट, हर चीज़ उनकी पहुंच से बहुत दूर थी। मेरी सास सबसे पहले बोली, मेरी बेटी, मेरी बहू। मैंने तुरंत हाथ के इशारे से उन्हें चुप करवा दिया और कहा, क्या बात करने आए हैं। कमरे में कुछ पलों के लिए चुप्पी छा गई। फिर समर ने गला साफ किया और बोला, पत्नी हो तुम, मेरी माफ़ी मांगने आया हूँ। माफ़ कर दो मुझे, वो औरत तो मुझे धोखा देकर चली गई। तुम ही मेरी अपनी थी, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। फिर मेरी सास बोलने लगी, फिर जेठानी, फिर बाकी लोग सब अपनी अपनी बातें करते जा रहे थे। कोई कह रहा था कि इंसान से गलती हो जाती है, कोई कह रहा था कि पुराने गिले शिकवे भूल जाओ, कोई कह रहा था कि खानदान टूटने नहीं चाहिए। और मैं बैठी सब सुनती रही, एक एक शब्द, एक एक बात बगैर कुछ कहे। जब सब बोल चुके और कमरे में शांति हो गई, तब मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, हो गया तुम लोगों का, अब निकलो यहाँ से। मेरी सास के चेहरे का रंग बदलता गया। वो बोली, बेटी ऐसे नहीं। मैं हंसी और कहा, बेटी, आपकी जुबान से मेरे लिए बेटी का शब्द कैसे निकल आया? जब मुझे धक्के देकर घर से निकाला जा रहा था, तब कहाँ थी आप और आपकी यह ममता? तब क्यों नहीं कहा कि यह मेरी बेटी है? मेरी सास की नज़रें झुक गई। वो बोली, हमसे गलती हो गई थी, माफ़ कर दो। मैंने दरवाजे की तरफ इशारा किया और कहा, निकलो मेरे घर से। लेकिन वो लोग जा नहीं रहे थे, वो वहीं खड़े थे। मैंने सुकून से सर घुमाया और आवाज़ लगाई, ओरियो। अगले ही पल ऊपर से दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ आई और ओरियो सीढ़ियों से उतरता हुआ मेरे पास आ गया। उसको देखकर ही सबके चेहरे बदल गए। मैंने उसकी रस्सी अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। फिर मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, निकलते हो या इसकी रस्सी छोड़ दूं? अब वो लोग वाकई घबरा गए। समर के कदम पीछे हटे। मेरी सास दरवाजे की तरफ हो गई और बाकी लोग भी सहम गए। जैसे मैंने रस्सी ढीली की, वह सब तकरीबन भागते हुए घर से बाहर निकल गए और मैंने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद होते ही मैं कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर धीरे धीरे आकर सोफे पर आकर बैठ गई। उस दिन जो मेरी रूह को सुकून आया, मैं बता नहीं सकती। 3 साल पहले मैं उसी खानदान के सामने बेबस खड़ी थी और आज वह मेरे सामने खड़े मिन्नतें कर रहे थे। वक्त वाकई अजीब चीज़ है। अगले हफ्ते मैं सीधी अदालत गई और मैंने समर से तलाक का केस दायर कर दिया। यह काम मैं पहले भी कर सकती थी, लेकिन अब करने का मज़ा ही कुछ और था। अब वो माफ़ियाँ मांग रहे थे, लेकिन अब माफ़ी से कुछ नहीं होता। मैंने जाकर साफ साफ बता दिया कि उन्होंने मुझे धक्के देकर घर से निकाला था। मैं 3 साल से अलग रह रही थी, मेरा खर्चा नहीं दिया गया और मेरे बारे में कभी पूछा तक नहीं गया। यह सब सुनने के बाद ज़्यादा बहस की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मामला बिल्कुल साफ था। पहली पेशी में फ़ैसला मेरे हक में हो गया। जब मैं अदालत से बाहर निकली तो मेरे हाथों में कागजात थे। हवा हल्की हल्की चल रही थी। मैंने आसमान की तरफ देखा और कई साल बाद मुझे अपने सीने से एक बड़ा बोझ उतरता हुआ महसूस हुआ। आखिरकार मैं उस इंसान के रिश्ते से आज़ाद हो गई थी और इस बार मुझे किसी ने घर से नहीं निकाला था, बल्कि मैं खुद अपनी मर्जी से उस कहानी का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद करके बाहर आ गई थी। मेरे ससुराल वालों का अंजाम जहाँ तक नहीं रुका। पता चला कि बड़ी नंद की शादी की थी, उसका भी तलाक हो गया, तो सास भी बिस्तर पर पड़ गई। जेठानी के भी औलाद नहीं हो रही थी और मेरा पति तो 2 जगह से चोट खाने के बाद अब ऐसा हो गया कि कोई उसको तीसरी बार रिश्ता भी नहीं दे रहा था।
मैं यह नहीं कहती कि सारे मर्द बुरे होते हैं और मैं यह भी नहीं कहती कि अब मैं किसी और से शादी करूँगी। हाँ, अगर मुझे कोई पसंद आया, मैंने किसी को इस काबिल समझा तो मैं उससे शादी ज़रूर करूँगी। लेकिन अभी मैं सिर्फ़ अपने आप से प्यार कर रही हूँ और अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मैंने अपने माँ बाप के घर भी पैसे भेजे थे और मैं उनसे मिलने भी गई थी। उनको सब कुछ साफ साफ बताया था। उन्होंने वही कहा कि माफ़ कर देती तो बेहतर था, लेकिन मैंने उनकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बस पैसे देकर वापस आ गई थी। इसके अलावा भी मेरे कुछ अपने हैं। वो तंदूर वाली औरत जिसने मुझे काम दिया था, मैं उससे भी मिलने गई। मैं उसके बच्चों के लिए बहुत सारा सामान ले गई और उसके हाथ पे कुछ पैसे भी रख के आई। वो औरत जिसने मुझे घर में काम दिया था, वह आदमी जो मुझे समोसे पकोड़े बनाने के लिए उधार पर राशन दे देता था, उन सब लोगों से मिलने गई और उन सब की मदद की थी और मुझे ऐसा लगता था कि वही सब लोग मेरे अपने थे जिन्होंने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया था। आज मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। अब आप लोग मुझे बताएं कि मैंने जो किया वह सही किया या नहीं, और अगर आप लोगों में से कोई मेरी जगह होता तो वह क्या करता, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।